लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को दिया तोहफा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, एनपीए तय करने में लॉकडाउन की नहीं गिनी जाएगी अवधि। 1 लाख करोड़ रुपए की हुई है व्यवस्था। तो वहीं आरबीआई के फैसलों पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर की सराहना। कहा, छोटे उद्योगों, किसानों और गरीबों को मिलेगा फायदा। डब्ल्यूएमए लिमिट बढ़ने से राज्यों को भी होगा लाभ। तो वहीं सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, भारत कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में लगा तो वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को कर रहा एक्सपोर्ट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को दी हिदायत। कहा, कोरोना जैसी महामारी के बीच बच्चों के अभिभावकों से नहीं मांगे फीस चार्ज। तो वहीं राजस्थान में संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1193 के पार। अब तक प्रदेश में 17 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। तो वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना के चलते मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत 20 अप्रैल से औद्योगिक इकाइयां शुरू होंगी। इससे प्रवासी मजदूर जो अभी यहीं प्रदेश में रुके हैं उन्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम, जो कि पूर्व में केंद्रीय वित्त सचिव रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी ने आर्थिक क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की है। उसे आधार बनाकर राज्य सरकार आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में उचित कदम उठाएगी। धीरे धीरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगेगी। जहां गहलोत ने किसानों की उपज का उन्हें उचित मूल्य मिले, इसके लिए शुरू की गई मंडियों की भी जानकारी दी। साथ ही मीडिया को भी जल्द ही पैकेज दिए जाने के संकेत भी दिए, ताकि मीडिया कर्मियों की छंटनी ना हो या उनकी पगार इससे प्रभावित ना हो। जो मजदूर अपने राज्य में जा नहीं पाए, वो बड़ा इश्यू है जो सूरत में और बांद्रा में देखा आपने। और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मांग करी थी, हम जाना चाहते हैं घरों में। तो भारत सरकार से बातचीत चल रही है हमारी। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने होम सेक्रेटरी से बातचीत करी है किस प्रकार से इस समस्या को समाधान हो सकता है। ये नीतिगत फैसला भारत सरकार लेगी, परंतु मेरा मानना है कि जब अभी ये शुरू होगा 20 तारीख से औद्योगिक इकाई शुरू होगी, काम धंधे शुरू होंगे, रियल एस्टेट शुरू होगा और जहाँ हॉटस्पॉट नहीं वहाँ काम धंधे शुरू हो जाएंगे, व्यापार वगैरह, वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली इनमें कई लोग मूवमेंट करेंगे। उसके लिए क्या पॉलिसी बनेगी वो हम लोग वक्त आने में बताएंगे आपको फिर। तो वही कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए रेल डाक सेवा जयपुर मंडल आरएमएस के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को 1,10,000 रुपए का चेक भेंट किया है। इस दौरान आरएमएस यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और यूनियन प्रवक्ता मौजूद रहे। तो वही यूनियन प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए यूनियन के सदस्य की ओर से 1,10,000 की राशि मदद स्वरूप उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सौंपी गई है, जिससे जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। तो वहीं कोरोना महामारी के संकट के दौर में राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई 18 मार्च से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र सांचौर में सक्रिय रूप से दौरा कर जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य मंत्री बिश्नोई ने सांचौर क्षेत्र के 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के पास उपयुक्त संसाधन है या फिर नहीं, इसका मौका मुआयना कर उनका जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए उनका हौसला अफजाई भी की।
कोरोना जो महामारी का रूप ले चुकी है और देश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं इससे कोरोना से किस तरह बचा जाए इसको लेकर के की है। फिर आप सभी से निवेदन है कि जो भी घोषणाएं की है, जो आपसे सहयोग मांगा है, वो पूरा सहयोग दें। उन नियमों की, उन जो पहले किस तरह से बचाव है उनकी पालना की जाए। साथ ही मेरा आप सभी से निवेदन है कि अति आवश्यक कार्य हो तभी अपने घर को छोड़ें, अपने घर में रहें और साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ के इलाके से बचें। नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि व्हाट्सएप पर गलत अफवाह नहीं फैलाएं और प्रवासी मजदूर दक्षिण भारत उनसे मेरा निवेदन है आप जहाँ भी हैं अपने मकान में रहें, सुरक्षित रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ और टेलीफोन से, मोबाइल के मार्फत आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपके साथ रहेंगे। जब भी कब तकलीफ आएगी हम आपकी पूरी मदद के लिए तैयार हैं। पूरी सरकार का आपके साथ है। तो वही अगली खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां मोहल्ला बावड़ी इलाके में आज सुबह पुलिस गश्ती दल पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान अचानक हुए इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो इस मामले में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की सुबह पुलिस गश्त कर रही थी, जिस दौरान बावड़ी मोहल्ला में पुलिस पर हमला किया गया, जहाँ हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए शहादत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस थाना कोतवाली टोंक में मामला दर्ज कर लोगों की तलाश कर रही है। थाना कोतवाली का स्टाफ, हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये 5 बत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी लोगों को हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर एक बार उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में हम मुकदमा दर्ज करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश गौतम संवाददाता टोंक से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। दिनेश, क्या कुछ हालत पुलिस कर्मियों की यहाँ बताई जा रही है और क्या कुछ फिलहाल कारण अभी तक सामने आए हैं, क्यों आखिरकार पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है? आज सुबह की बात है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा आयुषी कि सुबह मोहल्ला बावड़ी इलाका है टोंक का, उसमें पुलिस गश्त पे निकली थी और उस समय जो बाहर व्यक्ति बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, घूम रहे थे, उनको पुलिस ने समझाने की कोशिश करी कि वो अंदर जाए, तो अचानक ही भीड़ उग्र हो गई और 50-60 जने व्यक्ति हथियारों के साथ बाहर आ गए। किसी के पास डंडे और सरिये मौजूद थे। उन्होंने एकाधिक पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल है, उसके ज्यादा सिर पे चोट लगी है, वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल है और तीनों को शहादत अस्पताल टोंक में उनका इलाज फिलहाल अभी चल रहा है। जी दिनेश, जिन लोगों ने ये हमला किया है, क्या फिलहाल उन किसी की पहचान अभी तक हो पाई है? आयुष में बताना चाहूंगा कि अभी तक पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस पूरी तरह जांच कर रही है कि जो उसमें शामिल है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अभी सूचना मिली है कि अभी टोंक में जो कि विधायक है और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, वो भी अभी जयपुर से टोंक आ चुके हैं। जी दिनेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संकट से बचने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जयपुर जिला ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने प्रदेशवासियों और जयपुर वासियों से अपील की है कि आज के हालात को देखते हुए हम बाहर न जाएं, मेडिकल टीम का सपोर्ट करें, साथ ही पुलिस प्रशासन का सहयोग भी करें। इनाया खान ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि रमजान का महीना आने वाला है और लोग घर में ही इबादत करें। अल्लाह आप इस बीमारी को हमारे भारत देश से, हमारे पूरे वर्ल्ड से मिटा दीजिएगा। या अल्लाह, हम आपको ये दुआ कहते हैं कि हमारे सारे देशवासियों को इस बीमारी से बचाकर रखिएगा, सबको तंदुरुस्त रखिएगा। आप सभी से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप घर से बाहर ना निकलें, आप भी सेफ रहें।
तो वहीं राजस्थान के दौसा में कोरोना संक्रमण के अब तक 12 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे दौसा शहर के 22 वार्ड और लालसोट कस्बे में कर्फ्यू जारी है। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ वायरस को फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन लापरवाह लोग प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिनसे पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। जिले के लवण कस्बे में राशन के सामान को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी टूटता नजर आया। तो वहीं नागौर के कुचामन सिटी में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अब इस जिले में कुल 10 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। तो वहीं आज मिले 2 कोरोना मरीज परबतसर विधानसभा क्षेत्र से हैं। मामले के आने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कुचामन चिकित्सालय के उस भाग को सैनिटाइज कराया गया है जहां उन मरीजों को रखा गया था। साथ ही अस्पताल के उस भाग को भी सील कर दिया गया है। इन दोनों मरीजों के साथ में जो अन्य मरीज थे उनको भी अलग अलग दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और दोनों मरीजों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। तो वहीं अजमेर के ब्यावर में आबकारी विभाग की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 शराब तस्करों को 129 लीटर हथकर शराब सहित धर दबोचा है। तो वहीं एक तस्कर मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महामारी को लेकर देश में लॉकडाउन के चलते शराब के ठेके व शराब विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन शराब तस्करों द्वारा अनेक स्थानों पर अवैध शराब बनाकर विक्रय करने की सूचना मिल रही है। इस पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन अजमेर राजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन पर अपन ने ब्यावर क्षेत्र में 3-4 जगह नाकाबंदी की, जहां पर 3 मोटरसाइकिलों पर कुल 106 लीटर हथकर शराब बरामद की है। 2 मुलजिमों को मौके पर गिरफ्तार किया है। एक मुलजिम मोटरसाइकिल को छोड़ करके फरार हो गया था, जिसका अग्रिम अनुसंधान जारी है। तो वहीं बारां की विशिष्ट लहसुन मंडी छिपा बड़ौद में लहसुन खरीदी आज से शुरू हुई है, जहां व्यापारियों और किसानों के द्वारा सरेआम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक और देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और लगातार कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर लहसुन मंडी में लोग बेखौफ नजर आए। इस दौरान ना तो प्रशासन की ओर से मंडी में सुरक्षा के इंतजाम किए गए और न ही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की कोई व्यवस्था की गई थी। मेरा ये कहना है, एक लहसुन की व्यापारी है जी, एक 50 लाइसेंस है। हाँ। मंडी में खरीदने वाले जी, और मंडी में खरीदने वाले 50 जने हैं। लाइसेंस तो 150 है। हाँ। और खरीदने वाले 50 है, और उनके साथ में एक मुनीम भी चलता है। तो वो मतलब भीड़ तो एक इकट्ठी रहेगी और 1-1 मीटर तो रहेंगे, तो वो मतलब वहाँ तक वो व्यापारी लीला में नहीं लगाते थे। अच्छा। तो वहीं राजस्थान के बारां में पुलिस ने शराबबंदी के तहत अवैध कच्ची शराब ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस ने उदयपुरिया गांव में छापा मारते हुए शराब की 15 भट्टियां नष्ट की है। साथ ही जमीन में गड्ढा खोदकर छिपाई गई लगभग 5000 लीटर वॉश नष्ट की है। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा सभी सरकारी जो मदिरा की दुकानें हैं, शराब की दुकानें वो बंद चल रही, काफ़ी टाइम हो गया। अब आगे भी 3-5 तक 3 व्हीकल बंद है। इसकी वजह से लक्ष्मीपुरा में सासी समाज के कुछ लोग, उदपुरिया में कंजर समाज के कुछ लोग और अन्य लोगों के द्वारा अवैध हथकढ़ शराब बनाई जाकर क्षेत्र में विक्रय करने के समाचार और सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर हमने आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी श्री देवेंद्र जी से श्रीमान एसपी साहब से वार्ता करके एक संयुक्त टीम गठित की, और आज हमने लक्ष्मीपुरा उदपुरिया में दोनों जगह दबिश दी। दबिश के दौरान हमने लगभग 5,000 साढ़े 5,000
लीटर के लगभग वास नष्ट किया है। 15 से 20 के बीच में हमने भट्टियाँ जो उन्होंने शराब निर्माण के लिए बनाई हुई थी उनको नष्ट किया है। तो वही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के प्रशासन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जौनपुर जिला प्रशासन ने दूधी तहसील प्रशासन को ये सूचना दी कि झारोकला गांव के 3 युवक बुधवार को जौनपुर क्वारंटीन सेंटर से भेजा गया है। वहां के एक मजदूर की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया है। ये सभी उसके संपर्क में थे और जैसे ही इस बात की सूचना अधिकारियों को लगी, तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर पहुंचाया गया और उन तीनों को परिवार सहित क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया, जबकि पूरे गाँव को फिलहाल सील कर दिया गया है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी दहशत है। तहसील के झारोकला गांव में 3 लोग जौनपुर से क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन समय पूर्ण करके आए थे, क्योंकि जिस सेंटर में ये थे वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए एहतियातन इनको पुनः क्वारंटाइन करके जिले पर भेज दिया गया है और गांव को सील कर दिया गया है जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती। उनके परिवार वालों के साथ क्या? परिवार को भी हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं सोनभद्र से 80 किलोमीटर दूर दुधी तहसील के झारोकला गांव में, जहां 3 कोरोना संदिग्ध मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिले के तमाम अधिकारी यहां मौके पर पहुंच चुके हैं और तीनों कोरोना संदिग्धों को जिला के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है तथा उनके परिवार वालों को दुधी स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा गया है। जब अधिकारियों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह जौनपुर काम करने गए थे और ये एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में थे, इसलिए इस पूरे गांव को इनकी रिपोर्ट आने तक सील कर दिया गया है। कैमरामैन अभय जायसवाल के साथ जितेंद्र अग्रवी, न्यूज इंडिया, सोनभद्र। वही कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत से पूर्व इसका इलाज करने के मामले में नोडल अधिकारी ने एक निजी अस्पताल में ताला लगा दिया है, जबकि 2 निजी अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ का टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि संभल में बीते दिनों 8 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली कि एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है। मिली थी जो नूर नाम का पेशेंट जो एक्सपायर हो गया, कोरोना पॉजिटिव था। पता ये चला था कि ये सुशीला सक्सेना और यशोदा हॉस्पिटल्स में दोनों में आया था ये। तो यहाँ से जितने भी कर्मचारी हैं इन लोगों की लिस्ट बनवा के इनका सबका चेकअप कराया जाएगा और इन्हें आइसोलेशन या क्वारंटीन में उसी के अनुसार वो किया जाएगा। कितने हॉस्पिटलों पर कार्रवाई? ये 2 हॉस्पिटल्स का पता चला है कि इन हॉस्पिटल्स में वो आया था। तो वही संभल की थाना बनियाठेर के बहजोई रोड पर सड़क हादसा हो गया, जहां बाइक सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मंडी समिति में सब्जी बेचने के लिए दोनों जा रहे थे, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे देश भर में कोरोना को लेकर दहशत व्याप्त है, जिसके चलते यूपी में शराबबंदी लागू कर दी गई है। तो वहीं आज हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके के सिकंदरपुर गांव में मुखबिर की सूचना पर कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब भट्टी बरामद कर सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही अन्य शामिल अभियुक्त भागने में सफल रहे, फिलहाल जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बेहटा गोकुल क्षेत्र में आज 2 अवैध शराब के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें करीब 70 लीटर अवैध शराब तथा 6 भट्टी जो अवैध शराब बनाने के काम में आती हैं और लहन करीबन 8-10 कुंटल लहन जो नष्ट किया गया है तथा उसमें जो अवैध शराब बनाई जाती है, जो यूरिया इस्तेमाल करते हैं, वो भी बरामद किया गया है, जिसमें 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी की तलाश जारी है। करीबन 13-14 ज्ञात और 8-10 लोग अज्ञात में
अभियुक्त पंजीकृत किए गए हैं। तो इस वक्त पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं कोरोना वायरस की इस जंग में ईंधन आपूर्ति रिफाइनरी ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। इस पर जानकारी देते हुए कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अरविंद कुमार ने बताया कि हमारे लिए गर्व की बात है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें ईंधन आपूर्ति कर देश की सेवा करने का मौका मिला है। ऑफिसर्स एसोसिएशन कर्मचारी संघ के सहयोग से हम लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। इसे लेकर मथुरा रिफाइनरी रोजाना 80 से 100 ट्रक सैनिटाइजर, पैरोल पर छूटे बंदियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक बस और रिफाइनरी के आसपास पर रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी भोजन उपलब्ध करा रही है। आज का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है। मथुरा रिफाइनरी को आवश्यक सेवाओं में रखा गया है और हमें देश की सेवा का मौका मिला है। यह हमारे लिए चुनौती है कि हम लॉकडाउन के दौरान भी 24 घंटे काम करके मथुरा रिफाइनरी में देश और आम जनता की जरूरत के ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। रिफाइनरी में एलपीजी का उत्पादन सुचारू रूप से किया जा रहा है ताकि एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति में कोई दिक्कत न आए। मथुरा रिफाइनरी के अधिकारी, कर्मचारी एवं संविदाकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और कोविड-19 को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। ईंधन उत्पादन के साथ ही मथुरा रिफाइनरी सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रख रही है। सैनिटाइज़र की तंगी को देखते हुए हमने अपने लैब में WHO मानक सैनिटाइज़र बनाया है। हम आसपास के गांव के लोगों को फूड पैकेट, मास्क, सैनिटाइज़र आदि का वितरण कर रहे हैं। हमने जिला प्रशासन और मथुरा पुलिस को समय समय पर सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही जिला जेल मथुरा को सैनिटाइज़र और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बस दी गई थी ताकि पैरोल पर छूटे हुए बंदियों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुँचाया जा सके। रिफाइनरी के प्रचालन को सुचारू रूप से रखने के लिए बिटुमेन की निकासी की भी ज़रूरत पड़ती है और जिला प्रशासन, UPPWD और हमारे मार्केटिंग डिवीज़न के सहयोग से हमें इसकी भी अनुमति मिली और हमने रोजाना करीब 80 से 100 ट्रक देश और प्रदेश के विभिन्न भागों में पहुंचाए। इन ट्रकों को ले जा रहे ड्राइवर्स और हेल्पर्स को रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन्हें भी फूड पैकेट, साबुन एवं मास्क आदि वितरित किए गए। मेरी आप सबसे यही अपील है कि अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का ध्यान रखें ताकि कोरोना वायरस की इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके और स्वास्थ्य संबंधी दिए जा रहे दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां मेड के विवाद को लेकर दबंगों ने 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला असमोली थाना क्षेत्र के रामनगर गांव का है, जहां सगे भाई अपने तीसरे भाई के साथ अपने खेत पर गेहूं कटाई कर रहे थे कि इस दौरान उन्हीं के खेत के पड़ोस में कुछ लोगों ने उनके खेत की मेड काट दी, जिसका उन तीनों सगे भाइयों ने विरोध किया तो आरोपी पक्ष ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ फायरिंग भी की गई, जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई और एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमीन की मेड़ को लेकर के विवाद था 2 पक्षों में, जिसमें एक पक्ष था टीटू, अनाजिर और सलीम ये, और दूसरा पक्ष था महमूद और इलियास। महमूद और इलियास ने मेड़, जो 6 इंची की मेड़ थी, उसको काट दिया था, जिसको लेकर के टीटू और सलीम का पक्ष नाराज हो गया था। इन लोगों ने ला करके लाइसेंसी बंदूक से फायर किया, जिसमें महमूद और इलियास को गोली लगी। इसके बाद इन दोनों को TMU मुरादाबाद भेजा गया था, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। इसमें सलीम गिरफ्तार हो गया था और अभी अनाजिर भी गिरफ्तार हो गया है और टीटू के लिए दबिश जारी है। अभी कुछ ही समय में उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लगातार इनकी जो भी इनमें शामिल हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें असलहा बरामदगी की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कानपुर के मंगलौर नारसन बॉर्डर पर गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने पहुंचकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमाओं का निरीक्षण किया। वहां की सुरक्षा का जायजा लेते हुए कमिश्नर ने अधिकारियों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की भी बारीकी से जांच की जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि हरिद्वार में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और लोगों से भी लॉकडाउन का पालन किए जाने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो उसका जिला प्रशासन पूरी तरह से उसको इम्पोज कर रहा है, उसको एनफोर्स भी कर रहा है।
लेकिन हमारा जो मेरे और आईजी साहब का आज एक जो निरीक्षण का मूल उद्देश्य वो ये है कि जो हमारे यहाँ लेबर कैंप्स हैं और जो आइसोलेशन के हमने वो सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या किस तरह की व्यवस्था है, और आप जो बॉर्डर में आए हैं तो यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पे तैनात है उनको किसी प्रकार की परेशानी हो या ना हो, किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह से वो उसको हैंडल कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश है उसका ठीक तरह से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों को देखा जा रहा है। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे क्षेत्र में सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ने क्षेत्र में दर्जनों वाहनों को सीज करने के साथ साथ कई लोगों को चालान और मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। बिना कार्य के घरों से बाहर निकल रहे लोगों को फटकार भी लगाई जा रही है, जहां पुलिस ने नगर सहित कोटमनिया, चकोड़ी, रायआगर, सेराघाट बैरियर पर 24 घंटे गश्ती की जा रही है। बैंकों सहित अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी का भी पालन करवाया जा रहा है। इस दौरान लगातार लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और लॉकडाउन पालन करने के आदेश भी दिए जा रहे हैं। द्वारा क्षेत्र में लगातार पिकेट और गश्त की जा रही है। लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो अनावश्यक घूम रहे हैं उन्हें फटकार लगाई जा रही है और लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ पर कोरोना के चलते जहां संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं माना जा रहा है कि राज्य सरकार एक बार फिर तमाम सुरक्षा उपायों के बीच कुंभ कार्य को आगामी 20 अप्रैल से शुरू करवा सकती है। इसके लिए हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन से लेकर राजधानी दून में शासन तक रणनीति तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार की एडवाइजरी में तमाम छूट मिली है, जिसके तहत सड़क निर्माण कार्य हो सकता है और इसी के तहत हरिद्वार में भी कुंभ कार्यों को एक बार फिर परवान चढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए कुंभ मेला प्रशासन स्थानीय मजदूरों की बाकायदा लिस्ट भी तैयार कर रहा है। भी डिपार्टमेंट हमारे जो है तकनीकी कार्य कर रहे हैं, चाहे सड़क बनाने का कार्य हो, पुल बनाने का कार्य हो या घाट बनाने का कार्य हो, उन सब की मीटिंग लिया था। उनके पास कितनी लेबर अभी है, कितनी लेबर की आवश्यकता होगी और जो जो नॉर्म्स जो फॉलो किए जाने हैं कि मौके पे ही आपके जो टेम्परेचर मीटर होना चाहिए या आपके पास गाउन होना चाहिए या लेबर जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। ग्रामीण इलाकों में हालांकि सहूलियत दी गई है, लेकिन शहरी इलाकों में वो सहूलियत नहीं दी गई है। स्टेशन होनी चाहिए लेबर, तो उसके लिए एक मीटिंग किया था। आज उम्मीद है सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि किसके पास कितनी लेबर और कितनी कम पड़ रही है। ये कोरोना का अभियान लगभग जून के आसपास जाएगा, चाहे 2 जून हो चाहे 3 जून हो, जब तक पूरी तरह से साफ सफाई में लगेगा। कुंभ मेले कार्य है अधिकारियों से और राज्य सरकार से अधिकारियों से, सबसे साधुओं से मेरी एक ही है कि आप इच्छा शक्ति रखें, समय पे काम अच्छा होगा, कुंभ मेला अच्छा होगा, उसमें किसी प्रकार से आप निराशा मत हो। ये आशावादी व्यक्ति, आशा आपको होना चाहिए। कुंभ मेला निश्चित होगा, बहुत सुंदर होगा, इलाहाबाद से अच्छा होगा, ये आप विश्वास कीजिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।